वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो एक्सिस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो मूव करती है तो तीन डायरेक्शन में कर सकती है। सबसे पहली चीज़ है एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और दूसरी चीज़ है कि कोई चीज़ वाई एक्सिस की तरफ मूव कर सकती है, मतलब ऊपर और नीचे की तरफ। और तीसरी चीज़ है जेड एक्सिस, मतलब कोई भी चीज़ आगे और पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस तरीके से मूव कर सकती है या मूव करती है, तो उस आगे और पीछे वाले एक्सिस को कहते हैं जेड इंडेक्स या जेड एक्सिस। तो उस आगे और पीछे वाले मूवमेंट को कहते हैं जेड एक्सिस। तो दोस्तों आज हम लोग CSS के अंदर देखेंगे कि हम CSS के अंदर भी हम डिफरेंट एलिमेंट्स को जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करवा सकते हैं और उनको कैसे करा सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया के शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर मैंने कुछ 3-4 इमेजेस लगाई हुई हैं और साथ ही मैंने इधर HTML का डॉक्यूमेंट मैंने ओपन भी किया हुआ है और यहाँ पर मैंने उनके इमेजेस के लिंक्स शो किए हुए हैं। और ये इधर मैंने एक CSS की फ़ाइल ओपन की हुई है। अभी मैंने इनकी कोई CSS लगाई नहीं, तो मैं इधर सबके लगा देता हूँ डिव सेलेक्ट किया और इसके अंदर मैं इनके CSS लगा देता हूँ पोजीशन और सबको कर देता हूँ फिक्स। तो जैसे मैंने फिक्स करूँगा ना तो आप लोग देखेंगे कि ये सारे के सारे, आपको पता है मेरी फिक्स वाला आप लोग ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इस पोजीशन फिक्स को अच्छे तरीके से डिटेल में बताया है कि ये जो फिक्स है ये किस तरीके से काम करता है कि ये हमारे एलिमेंट्स को डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर ले आता है। मतलब वो एलिमेंट हमारे बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। और जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो नीचे वाली रकम आगे आती है। तो जैसे मैं सबको रिफ्रेश करूँगा ना तो होगा क्या, सबसे नीचे ये वाली रकम रह जाएगी, ये वाली इमेज, उससे नीचे उससे ऊपर ये वाली और उससे ऊपर ये वाली, सबसे ऊपर ये वाली इमेज आ जाएगी। तो जैसे मैं इधर रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे, ये देखें तो सारी इमेजेस को पीछे छोड़ के ये वाली इमेज आगे आ गई। लेकिन अब मैं सारी इमेजेस को मूव करवाना चाहता हूँ अपने हिसाब से जेड एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब मेरी मर्जी कौन सी इमेज आगे है कौन सी इमेज पीछे है। जैसे फ़र्ज़ किया इधर मैं अगर HTML के डॉक्यूमेंट में देखूँ तो जो सबसे पहली इमेज है ना, इसका नाम है 2.jpg और इसको मैंने क्लास दी हुई है jpg। तो मैं इसको क्लास के ज़रिए सिलेक्ट करता हूँ। तो इधर मैंने इसको div लगा के सिलेक्ट किया div.jpg और जैसे मैंने सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको z इंडेक्स देता हूँ। दरअसल ना जो z इंडेक्स होता है इसकी जो नॉर्मल या बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0, लेकिन अगर मैं इसको 0 से +1 दूंगा ना तो ये थोड़ा सा z इंडेक्स में बाकी एलिमेंट्स की निस्बत मूव करेगी। अब जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करके इधर सेव करूँगा तो आप देखेंगे, ये देखें ये जो हमारी z इंडेक्स है ये 1 पे होने से बाकी 0 पे है और ये 1 पे है, तो 1 पे आने से बाकी से आगे आ गई। अब इसी तरीके से मेरी अगर HTML के अंदर दूसरी इमेज देखें तो वो है, उसको मैंने क्लास दी हुई है इमेजेस और मैं चाहता हूँ कि जो इमेजेस वाली क्लास है वो जो इमेज है वो इस 1 से आगे आ जाए, या मैं चाहता हूँ कि ये 1 वाली मेरी आगे रहे और इमेज वाली पीछे रहे। तो मैं आपको ये सारी किस्म की मूवमेंट्स करा के दिखाता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैं div.images, तो मैंने इमेजेस से सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर मैं इसको z इंडेक्स पहले तो देता हूँ 2 देने से ना ये 1 से भी आगे आ जाएगा। अब जैसे मैं इधर रिफ़्रेश करूँगा और ये देखें ये इमेज हमारे पास अब 2 पे आ गई, इसका z इंडेक्स 1 और इसका z इंडेक्स 0। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली इमेज पीछे चली जाए और जो ये वाली इमेज है ये आगे आ जाए, तो मैं इसको z इंडेक्स 2 देता हूँ। तो जैसे मैं इधर 2 दे के सेव करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें ये वाली इमेज आगे आ गई और ये वाली पीछे चली गई। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और पिक्चर भी है जो इधर मैंने ऐड की हुई है इमेज, तो उसका नाम है, या मैंने उसको क्लास दी हुई है लीव। तो जैसे मैं इस लीव को क्लास को CSS के अंदर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा div डॉट और इसको मैं z इंडेक्स देता हूँ 3 का। तो 3 का करने से क्या होगा, ये हमारी सबसे आगे आ जाएगी। अब जैसे मैं इधर रिफ़्रेश करूँगा तो सॉरी इधर कोई असर नहीं हुआ, मैंने कोई नाम गलत ना लिख लिया हो क्लास का, मुझे शक था पहले ही। हाँ तो इधर S नहीं है, मैंने इधर क्लास के अंदर S भी लिखा हुआ है, तो मैं इधर इसका S रिमूव कर देता हूँ। तो अब उम्मीद है कि अब ये काम कर जाना चाहिए। अब जैसे मैं इधर रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें ये लीव वाली क्लास, जो लीव वाली इमेज है ये हमारी तीसरे नंबर पे आ गई। तो अब देख सकते हैं जिसका z इंडेक्स 3 है वो सबसे आगे, 2 वाला उससे पीछे
और 1 वाला सबसे पीछे है। तो इस तरीके से Z इंडेक्स काम करता है। अब ये Z इंडेक्स 0 से प्लस में नहीं बल्कि ये माइनस में भी काम कर लेता है। अब जैसे कि मैं इन सबको रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद आपको माइनस के अंदर वैल्यूज अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब मैंने रिफ्रेश किया तो ये सारा का सारा फिर से गायब हो गया। अच्छा, अब मैं सबसे पहले ना ये वाली वैल्यू है इसको मैं माइनस में करके दिखाता हूँ। माइनस का मतलब उतना बैकवर्ड चले जाना। इसकी क्लास मैंने दी हुई है फ्रीडम। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ div डॉट फ्रीडम और फ्रीडम के बाद मैं इधर इसका Z इंडेक्स देता हूँ माइनस में। तो मैं इसका रख देता हूँ -1। अब जैसे -1 रखूँगा ना तो ये एक नंबर पीछे चला जाएगा। तो ये देखें ये पीछे गया और बाकी तीनों की तीनों इमेज अपनी तरतीब से आगे आ गई। अब मैं बाकियों को उससे आपसे Z इंडेक्स से माइनस या प्लस करके इनको मैनेज कर सकता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको Z इंडेक्स की समझ आ गई होगी। आपको चाहिए खुद भी प्रैक्टिस करें, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को लगा कर देखें ताकि आपके कंसेप्ट्स मज़ीद क्लियर हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इधर CSS का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, आपको शुरू से लेके एंड तक बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी की सारी CSS समझाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।